हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा। आज मैं फिजिक्स का पहला लेक्चर लेके आ रहा हूँ आपको। अनअकैडमिया के प्लस पे मैं टीचर हूँ। मैंने 3 वीडियो अभी तक बायोलॉजी का, न्यूट्रिशन का चैप्टर का डाला है ना। बहुत बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा है और आपके डिमांड पर फॉर ऑल यूपीएससी एग्जाम्स, स्पेसिफिकली एनडीए, कमिंग एग्जाम इज एनडीए, और एनडीए के बच्चे हमारे पास अनअकैडमी में सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए, उनके डिमांड पे मैं आज फिजिक्स का भी टॉपिक लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स एंड इनर्शिया, है ना। इनर्शिया का लॉ पढ़ेंगे हम लोग और हम आपको बहुत अच्छी चीज बताएंगे जो काफी सारे बच्चे बैफल हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये कैसे है। ठीक है, तो सी यू this lecture very cautiously for NDA 6 September exam. It is specifically designed, but it is common for all students. आप यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के पेपर में चले जाइए, सीडीएससी, एपीएफ, एफकैट में चले जाइए, एसएससी में चले जाइए, हर जगह आपको इन सब टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। और जो माइलस्टोन खड़ा किया है बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, उसको हम लोग को राइट फ्रॉम बिगिनिंग राइट पाथ में देखना है। बहुत सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो होते हैं न्यूमेरिकल में फंसे रह जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस क्लास इज मेंट फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट्स। कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका लव इस तरह से बना रहेगा। तो मैं बहुत जल्द ऑन दैट इज लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे, रिप्रेजेंटिंग दैट इज अनअकैडमी। अनअकैडमी में जो बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं वो तो हमसे लाभान्वित हो ही रहे हैं। ये क्लास जो है ऑल इंडिया में स्प्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ें। स्कूल के 9th-10th के बच्चे, है ना, स्कूल गोअर्स जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, सबका कंसेप्ट क्लियर होगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको अपनी लैंग्वेज में सुनने की मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट। फोर्स क्या है बेटा? व्हाट इज फोर्स? आपको पता है कि एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को खींचना या ढकेलना हम बल कहते हैं। ठीक है ना। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट in the form of pushing or pulling, stretching, compressing, etc. है ना। किसी चीज को खींचना, किसी चीज को ढकेलना, किसी चीज को खींचना, ढकेलना, है ना, स्ट्रेच करना, लंबा करना, कंप्रेस करना, छोटा करना, ये सब क्या है? फोर्स है, बल है, बल का ये प्रभाव है। ठीक है ना। क्या कर सकता है बल? फोर्स कैन मेक एनी दैट इज any stationary object in motion. Any stationary object in motion. It may move a body at rest. इसका मतलब हुआ कि यह स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकती है। ठीक है ना। It can stop a moving body. किसी चलती हुई वस्तु को यह रोक देगी। It can change the speed of the body. किसी चलती हुई वस्तु के गति को बदल देगी। It can change the direction of moving body. किसी चलती हुई वस्तु के दिशा को बदल देगी। It can change the shape of the body. किसी वस्तु के आकार को बदल देगी। Force can be divided into 2 parts. One is called balance force, संतुलित बल, and unbalanced force, असंतुलित बल। सीधे सीधे क्वेश्चन इस पे एसएससी से लेके यूपीएससी के हर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना। आई हैव द नॉलेज ऑफ द क्वेश्चंस। यू कैन ऑल्सो रेज द क्वेश्चन व्हेन टाइम कम। आप इन सब टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए और जब आपको मौका मिलेगा आप इंटरेक्ट भी करेंगे हमसे बहुत जल्द। ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस फोर्स? सीधे सीधे यही क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है ना। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जब सभी बलों का प्रभावी बल शून्य हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। ठीक है। अब क्या है कि हम लोग क्या समझते हैं, बल को हम क्या समझते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है ना, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उस पे बल लग रहा है। अगर कोई स्थिर वस्तु है तो वो उसका नेचुरल पोजीशन है ना, वो उसका प्राकृतिक अवस्था है ना, वो बिल्कुल स्थिर है। और जो वस्तु चल रही है वो डिस्टर्ब स्टेट है। गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली जिसको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इसको खड़ा किया, माइलस्टोन खड़ा किया और कहा कि नहीं, गलत है, जो पहले से हम जानते हैं वो गलत है। क्या चीज है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज बैलेंस फोर्स, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन आल्सो हैज अ बैलेंस फोर्स। ठीक है ना। बैलेंस फोर्स का डिफिनेशन अभी हमने दिया संतुलित बल का कि व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जब सभी बलों का प्रभावी बल शून्य हो जाए तो उसे संतुलित बल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थिर वस्तु है उसमें बैलेंस फोर्स, संतुलित बल है। और अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत गति से कोई वस्तु चल रही है तो उस पे भी बैलेंस फोर्स है। अगर हम उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो स्थिर वस्तु रुक जाएगी। अगर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो स्थिर वस्तु चल पड़ेगी, अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो चलती हुई वस्तु रुक जाएगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गैलीलियो विच वी आर गोइंग टू सी। ठीक है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज बैलेंस फोर्स, एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज बैलेंस फोर्स। If we apply unbalanced force, then the object in a stationary condition will move, and if we apply unbalanced force, then any moving object will stop. ओके तो अब आ जाइए, हमने बताया कि सभी प्रभाव बलों का प्रभावी बल जब शून्य हो जाए तो हम उसे संतुलित बल कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, all forces acting on a body is zero, but the force is called balance force, and an unbalanced force is needed only for starting the motion in the body at rest, or for changing the speed, or for changing the direction of the motion। जो अभी हमने फोर्स का सारा डिफिनेशन दिया, ठीक है ना। हमने बोला कि जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस बिकम जीरो हो जाए तो बैलेंस फोर्स है, तो इसका कोरोलरी हम क्या कर सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट जीरो, देन द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। बट नो सच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। अभी अभी हमने बताया कि किसी चलती हुई वस्तु को चलते रहने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, खाली उसको चल देने के लिए, स्टार्ट कर देने के लिए बल की जरूरत है, क्योंकि वो बैलेंस फोर्स है। जब हम उस पर अप्लाई करेंगे अनबैलेंस फोर्स तब वो चल पड़ेगी, और चलते रहने के लिए फिर फोर्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इनर्शिया का लॉ किसने दिया है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हमारी क्लास में तो 50 बच्चों में 1-2 बच्चे जवाब दे पाते हैं। 50%, 50 आउट ऑफ 50, 45 बच्चे यही कहेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया वाज प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया, बट ये गलत है, गलत है। लॉ ऑफ इनर्शिया वाज प्रपोज्ड बाय गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली ने दिया है। तो यही चीज मैं अभी आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। फिर से मैं बता दूं कि जब सभी बलों का प्रभावी बल शून्य हो जाए, if the resultant of all forces become zero, then it is called balance force. If the resultant of all forces is not zero, then it is called unbalanced force, है ना। An unbalanced force is required to set any stationary object in motion. किसी वस्तु को, स्थिर वस्तु को चला देने के लिए किसी अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है ना। उसको चलते रहने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आ जाइए, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए।
और व्हेन अगर हम मान लो कि मास को केजी में ले लें, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लें, और तब फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो दैट इज 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया में बता रहा था अभी कि गैलीलियो गैलीली ने दिया है। The law of inertia was given by Galileo Galilei. Inertia क्या है? What is inertia? See, inertia is the inability of any object to change its state of rest or motion in absence of external force. जड़ता किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके चलते वस्तु किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में अपने स्थिर या गति की अवस्था को बदलने में अक्षम होता है, सक्षम नहीं होता। इन द अदर वर्ड्स, इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास। हम क्या कर सकते हैं, जड़ता द्रव्यमान का मापक है। मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। जिस वस्तु में जड़ता ज्यादा होगी, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसमें जड़ता ज्यादा होगी। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है, उसमें जड़ता कम होगी। इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास, नो डाउट, ठीक है। जैसे मान लो कि 20 न्यूटन का बल हमने लगाया, कोई हल्की वस्तु है वो उठ गया, 20 न्यूटन का बल हम एक टेबल को खींचेंगे, नहीं उठेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा था कि अनबैलेंस बैलेंस फोर्स पे जो गैलीलियो का वर्क है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तब जाके आप मेरी पूरी बात को समझ पाएंगे। गैलीलियो ने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, एक मार्बल का स्लैब ले लिया, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, और एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, इधर भी एंगल थीटा है, ये थीटा 1 है, ठीक है ना। जितना एंगल ये थीटा है उतना ही थीटा 1 है। और ये मान लो कि फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, ये सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर हम इमेजिन करें कि फ्रिक्शन है, लेस है, और इस पे एक मार्बल का बॉल ले लिया और उस बॉल को फ्री फॉल कराता है, क्या देखता है कि जिस ऊंचाई से बॉल इधर गिरी उसी ऊंचाई को बिना किसी प्रयास के बॉल यहां तक चली जाती है। अगर हम इस सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान ले तो, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि ये तो इंक्लाइन प्लेन ऐसे ही रहा, इधर का इंक्लाइन प्लेन का थोड़ा सा थीटा कम कर दिया, अब ये थीटा 2 कर दिया, ये थीटा 2 कर दिया तो क्या देखता है कि अब अगर बॉल को उसी ऊंचाई तक जानी है तो लार्जर डिस्टेंसेस हैज टू कवर, बॉल उससे ज्यादा दूरी तय करके फिर उसी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। उसके बाद उसने फिर थीटा 2 3 कर दिया, थीटा और कम कर दिया, थोड़ा और कम कर दिया। अब बल को उसी ऊंचाई तक जाने के लिए और ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा दूरी तय करके बल उसी ऊंचाई तक पहुंच गई। फिर उसने थीटा 4 लिया, इधर का एंगल सेम रहा, इंक्लाइन प्लेन का इधर का प्लेन और ज्यादा हॉरिजॉन्टल कर दिया। देखता है कि बॉल अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस लेके माने तो बहुत दूर तक जाके उसी ऊंचाई तक पहुंच गई चली गई। देन ही मेक द सरफेस हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करके और बॉल को ऐसे छोड़ दिया। तो अगर गैलीलियो ने ये प्रूफ किया कि अगर यहाँ कोई एयर का फ्रिक्शन नहीं हो, सरफेस का फ्रिक्शन नहीं हो, तो ये बॉल चलती जाएगी एज इफ इट ट्राई टू अटेन द सेम हाइट फ्रॉम वेयर इट हैज बीन फॉलन। बॉल उसी तरह से लंबी दूरी तक चलती जाएगी जैसे कि वो बॉल उसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाह रही हो जहां से बॉल गिरी। तब गैलीलियो का स्टेटमेंट आया। गैलीलियो ने क्या कहा कि गैलीलियो ऑब्जर्व दैट व्हेन ए स्मॉल मार्बल बॉल roll down an ideal frictionless plane that is inclined on both sides, then the height attained by the ball before stopping exactly the same through which the ball had descended over the left side of the plane. लेफ्ट साइड में जितने ऊपर से गिरी थी उसी ऊंचाई को हाइट को प्राप्त करना चाहती है। इफ द राइट साइड प्लेन मेड द हॉरिजॉन्टल then it continued to travel forever trying to reach the same height. बॉल ऐसे चलती जाएगी
जैसे बॉल उसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाह रही हो जहां से बॉल चली थी। तो गैलीलियो ने रिजल्ट दिया, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर इसका मतलब ये हुआ कि चलती हुई वस्तु पे बैलेंस फोर्स है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अगर उस पे लगने वाला बल का प्रभावी बल शून्य नहीं हो तो वो असंतुलित बल है। तो गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया, एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट to initiate its motion, but no unbalanced force is required to sustain the uniform motion. This is its inertia. यही इसकी जड़ता है। इनर्सिया इज ऑफ थ्री टाइप्स। जड़ता तीन तरह का होता है। वन है इनर्सिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता की जड़ता। सेकेंड वन इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ मोशन, गति की जड़ता। थर्ड क्या है, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा की जड़ता। मैं दो चीज बता दिया। इनर्सिया दैट इज इनएबिलिटी है ऑब्जेक्ट का कि वो किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में कभी भी न मूव करेगा ना नहीं वो दैट इज अपना मोशन को छोड़ेगा। ठीक है ना। तो तीन तरह का इनर्सिया हमने बताया, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल आप ले लीजिए कि इफ एनी मूविंग मोटर व्हीकल, इफ एनी मोटर व्हीकल इन स्टैंड स्टिल, if any motor vehicle in stand still moves suddenly, then the person sitting inside will fall backward. पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि यदि कोई स्थिर गाड़ी अचानक चल पड़े तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है, क्यों? तो आंसर क्या होगा, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। उसकी बॉडी रेस्ट में है, बस रुकी पड़ी है, वो व्यक्ति रुका पड़ा है, बस अचानक चल पड़ी, उसका लोअर हाफ सीट के साथ अटैच है, लोअर हाफ चल पड़ेगा, अपर हाफ अभी भी जहां है वही बना रहना चाहेगा। इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया। इनर्सिया ऑफ मोशन में क्या है कि इफ एनी मूविंग मोटर व्हीकल स्टॉप सडनली, देन द पर्सन सिटिंग इनसाइड विल फॉल फॉरवर्ड। कोई चलती हुई गाड़ी अचानक जब रुक जाती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों भाई? तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज गति की जड़ता। और तीसरा एग्जांपल क्या है कि इफ एनी मूविंग मोटर व्हीकल चेंजेस डायरेक्शन सडनली, देन द पर्सन सिटिंग इनसाइड विल फॉल इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई चलती हुई गाड़ी जब अपनी दिशा बदल ले तो उसमें चलता उसमें बैठा व्यक्ति दूसरी तरफ झुक जाता है, गिर जाता है, क्यों? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा की जड़ता। जिस दिशा में जो ऑब्जेक्ट चल रही है उसी में चलते रहना चाहती है। ठीक है। तो ये तीन लॉ इनर्शिया का गैलीलियो का है ना। और बाय यूजिंग दिस गैलीलियो लॉज, न्यूटन प्रपोज his three laws of motion in his book प्रिंसिपिया। न्यूटन के बुक का नाम है प्रिंसिपिया। न्यूटन के बुक का नाम है प्रिंसिपिया, इन विच ही डिस्क्राइब अबाउट थ्री लॉज ऑफ मोशन। गति के तीन नियम दिए न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में, है ना। हमको पता है, अभी अभी हमने बता दिया कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो गैलीली है, और न्यूटन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का जनक है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ जाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, ए बॉडी इज कंटिन्यू टू बी द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along the straight line unless an external force is applied on the body to change the state। जो वस्तु स्थिर है वो अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जो वस्तु गतिमान है वो अपनी गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, तब तक जब तक कि उस पर बाहरी बल न आरोपित कर दिया जाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइन फोर्स क्वालिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस फोर्स क्वालिटेटिवली and is called law of inertia।
राइटली इट इज सेड कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया जरूर कहते हैं, बट अभी हमने क्लियर कर दिया कि लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो गैलीली का है। उसी का लॉ का इस्तेमाल करके इसने फर्स्ट लॉ दिया, इसलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इट टेल्स अस व्हाट इज फोर्स। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि बल क्या है। ओके, तो क्वालिटेटिव डिफिनेशन देता है फोर्स का। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बहुत बेटा? तो इम्पैक्ट ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है ना, उस मोशन का इम्पैक्ट किस पे डिपेंड करेगा? तो मास पे इंटू वेलोसिटी पे। और न्यूटन कॉल इट एज लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग का है उसने। जैसे एक छोटा सा बुलेट है एक, मान लो बुलेट को लेके हम ऐसे ऊपर बाहर से फेंक दे किसी को, क्या होगा? नथिंग विल हैपन, कोई खास चोट नहीं लगेगी। लेकिन उसी को अगर हम बंदूक में लेके फायर करते हैं तो इट कैन किल एनी पर्सन, किसी की जान ले सकता है। तो वहां पे मास बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी बेपनाह दे दिया गया, बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दिया गया। तो एक तीसरा प्रोडक्ट बनता है जिसको क्या कहते हैं? मोमेंटम। उसी तरह मैं एग्जांपल देता हूं कि एक मान लो ट्रक खड़ी है, रोड पे खड़ी है, वहां पे कोई ड्राइवर नहीं है, वहां जाके आराम से खड़ा हो जाओ, बैठो, धूप सेको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही ट्रक अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल रही हो तो इट कैन किल द पर्सन। तो मतलब मास बहुत ज्यादा है, अब वेलोसिटी कम भी है, तो तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो आइदर मास और वेलोसिटी कोई भी होगा अगर ज्यादा, तो उसका एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको कहते हैं मोमेंटम। तो डिफिनेशन क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो उसको डिनोट करते हैं हम पी से। लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी इक्वल टू एम इनटू वी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, या एक सदिश राशि है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। when the mass of the body made twice keeping its velocity unchanged, अगर वेलोसिटी अनचेंज है, मास को अगर हम डबल कर दें, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिकम ट्वाइस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। when the body of a body velocity of a body is made twice, its momentum become twice again if the mass remain constant। अगर हम उसके वेग को दुगुना कर दें, द्रव्यमान वही रखें, तो भी उसका, है ना, संवेग मोमेंटम डबल हो जाएगा। अगर हम पहला केस में क्या देखे थे कि हम उसकी वेग को स्थिर रखे हैं, वेग कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मास बिकम डबल, द linear momentum get double। if the velocity remain constant, that is mass remain constant, velocity become double, then linear momentum become double, directly proportional हो गया। and if both the mass and velocity were made twice, the linear momentum would become 4 times। अगर हम वेग और द्रव्यमान दोनों को दुगुना कर दें तो लीनियर मोमेंटम रेखीय वे संवेग क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इस पे काफी क्वेश्चन बनेंगे बेटा, इसको करने वाली चीज है, वी विल सी लिटिल लेटर। अब आ जाइए फर्स्ट लॉ, तो आप समझ गया कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि गैलीलियो का था, उसी के बेस पे न्यूटन ने दिया है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, rate of change of momentum of body is directly proportional to the external force, directly proportional to external applied force on the body, and this change takes place always in the direction of applied force। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होता है, तथा उसके संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। ओके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो m इंटू ए प्रोपोर्शनल टू f हो गया। बिगर द फोर्स फास्टर द रेट ऑफ मोमेंटम एंड वाइस वर्सा।
जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ही उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो m के जगह पर हम a को क्या कहते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है तुमको एक्सीलरेशन, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए। तो m इंटू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, m इंटू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। और अगर दो चीज प्रोपोर्शनल है तो हम इक्वल लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं f इक्वल टू k m इंटू ए, के एम इंटू ए। अगर के कांस्टेंट है, अगर हम सबका यूनिटरी में ले लें, सब यूनिट में ले लें, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एनी प्रॉब्लम? तो फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉडी, force acting on a body is the product of the mass of the body and acceleration of the body, ठीक है। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए मेजर ऑफ फोर्स। न्यूटन का द्वितीय गति का नियम इस तरह से क्या देता है, बल के का परिणाम बताता है, मेजरमेंट देता है ना। F इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग टाइम फॉर चेंजिंग द मोमेंटम, है ना। जो बल लगता है उसको हम अगर टाइम इंक्रीज कर दें, है ना, तो चेंज मोमेंटम को चेंज करने के लिए टाइम इंक्रीज कर दें, तो उस फोर्स के इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो इसी का एग्जांपल है कि बॉलर जो होता है, फील्डर ऑफ द क्रिकेट मैच, विथड्रू हिज हैंड फ्रीक्वेंटली, है ना, वो अपना हाथ तेजी से खींचता है क्योंकि बॉल के मोमेंटम को कम करने के लिए वो टाइम ले लेता है। Force can be reduced by increasing time for changing the momentum. Got it? Application is, देखिए इसका जो अभी मैं बताया कि while catching a cricket ball, player pulls his hand prick backward. The player increase the time during which velocity reduced to 0. यहां से यहां तक ने उसने खींचा तो खींचने में उसको टाइम मिल गया और वो इंजर्ड भी नहीं होगा, बॉल डिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है कि ड्यूरिंग हाई जंप एथलीट्स are made to fall on a sand or cushion bed, है ना। हाई जंप में क्या किया जाता है, कुशन बेड या वहां पे कुछ दैट इज सैंड बिछा दिया जाता है ताकि उसको मोमेंटम को कम करने के लिए उसको टाइम मिल जाए, उसमें जाके धंस जाए, और नहीं तो वहां पे कंक्रीट होगा तो इंजर्ड हो जाएगा। सीट बेल्ट प्रोवाइडेड फॉर पैसेंजर टू मेक फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, है ना। कार में, गाड़ियों में जो सीट बेल्ट लगा होता है, आगे के सीट पे एकदम कंपल्सरी है सीट बेल्ट लगाना। देखा गया है कि शीशा तोड़ के और वो आदमी उसके बाहर निकल जाता है, इतना ग्रेट मोमेंटम होता है। अगर 120 125 के स्पीड से गाड़ी चल रही हो तो शीशा तोड़ के भी आदमी निकल जाएगा। ओके, तो सीट बेल्ट प्रोवाइडेड फॉर पैसेंजर टू मेक फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। अब आ जाइए, सेकेंड लॉ आपको क्लियर हो गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के गति का पहला नियम जो है वो फर्स्ट नियम के ही जैसा है। कैसे है, सो देखो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन हमने बताया, और m इंटू ए क्या है, v माइनस यू अपॉन टी है। तो फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू हो जाएगा mv माइनस mu, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम फोर्स 0 कर दें
तो एम बी माइनस एम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एम बी माइनस एम यू इक्वल टू 0, तो एम बी इक्वल टू हो जाएगा एम यू। तो मास मास अगर कांस्टेंट है तो v इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू। तो ये प्रूफ हो गया कि फर्स्ट लॉ न्यूटन के सेकेंड लॉ का ही स्पेशल केस है, एंड सेकेंड लॉ इज ओरिजिनल वन। सबसे ओरिजिनल उसका सेकेंड लॉ है। तीनों लॉ में एक ही तरह की बात कही गई है। थर्ड लॉ में आ जाइए। थर्ड लॉ, Newton's third law of motion states that every action there is an equal and opposite reaction. प्रत्येक क्रिया के परिणाम के बराबर परंतु दिशा के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। Means therefore their forces act on two different objects, है ना। Action and reaction work at two different points. They never cancel each other. बच्चे इसमें रोज गलतियां करते हैं। हमने बॉल फेंका दीवार पे, एक्शन किया हमने दीवार पे, रिएक्शन कहां पे हुआ, बॉल पे। तो बच्चे कहते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट है। कैसे एक पॉइंट है भाई? थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज सिमिलर एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन वर्क्स एट टू डिफरेंट पॉइंट। दे नेवर कैंसिल ईच अदर। both produce their own impact. Both produce their own impact means अपना अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रत्येक क्रिया के परिणाम के बराबर परंतु दिशा के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया भिन्न पिंडों पे कार्य करती है और दोनों कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करती। They never cancel each other. Both produce their own impact. दोनों अपना अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। बंदूक से गोली फायर करते हैं तो गोली बहुत आगे जाता है और बंदूक थोड़ा पीछे जाता है। तो दोनों का अपना अपना प्रभाव होगा। बट दे मे नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड। त्वरण एक आयाम का उत्पन्न नहीं करती बिकॉज फोर्सेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास। बॉल का मास कम है तो इसलिए बॉल दूर गया, है ना। बंदूक का दैट इज मास ज्यादा है तो कम गया। Okay, so this is all about the three laws of motion. Now I'm going to discuss some applications. ठीक है ना। Walking on the ground, we push the ground backward. What applies? Newton third law. अगर हम आगे बढ़ते हैं, कभी पैदल चलते हैं, तो हम ग्राउंड को पीछे ढकेलते हैं, ग्राउंड हमको आगे पुश करता है। स्विमिंग के दौरान we push the water backward, है ना। स्विमिंग में हम पानी को पीछे फेंकते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिकॉइलिंग ऑफ गन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। रिकॉइलिंग ऑफ गन थर्ड लॉ है। मैन इन ए बोट जंप फ्रॉम द बोट पुशेस अवे। अगर बोट से जंप करता है तो बोट काफी पीछे चला जाता है ना। दैट इज फ्लाइंग रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। द फ्यूल बर्न अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द हॉट एंड कंप्रेस्ड गैस। फ्यूल नीचे हॉट और कंप्रेस गैस के रूप में नीचे आता है, उसके रिएक्शन में वो जेट ऊपर आगे बढ़ता है। हॉस पाइप का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हॉस पाइप टू होल्ड द स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू मूव द बैकवर्ड। जो फायर ब्रिगेड का आदमी होता है वो ऐसे हॉस पाइप को बहुत पकड़ के खींचते रहता है, नहीं तो पीछे की तरह धक्का देगा। ठीक है ना। थर्ड लॉ टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द फोर्स। बल की प्रकृति बताता है। फर्स्ट लॉ क्वालिटी बनाता है, सेकेंड लॉ मैग्नीट्यूड बताता है। फर्स्ट लॉ टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फोर्स, सेकेंड लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, थर्ड लॉ टेल्स अस द नेचर ऑफ द फोर्स। इट टेल्स अस दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर there occur a pair of equal and opposite force and not just one force. जब कभी दो ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन होता है तो दो फोर्स काम करता है, एक्शन एंड रिएक्शन। सिर्फ एक फोर्स काम नहीं करता। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द फोर्स एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। These forces act on two different objects and never cancel each other. Each produce their own effect. है ना। प्रत्येक क्रिया के परिणाम के बराबर और दिशा के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया दो भिन्न पिंडों पे काम करती है।
दोनों कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करती, दोनों अपना अपना प्रभाव उत्पन्न करती। When a body is moving along a straight line with uniform acceleration, we can establish relationship between the velocity of the body, acceleration of the body, and distance travel in a particular time by a set of equation called equation of motion. बहुत क्लियर कट में समझाने का कोशिश कर रहा हूं बेटा कि जब कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में चल रही हो और उसमें समान त्वरण हो, है ना, तो हम उसके बॉडी के वेग, उसके त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी, है ना, को एक हम दैट इज इक्वेशन के द्वारा, है ना, इन तीनों में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, गति का इक्वेशन कहते हैं, गति का समीकरण कहते हैं। 3 गति का समीकरण है जिसपे सारे क्वेश्चन होंगे, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। पहले थ्योरी ठीक से समझ लीजिए कि किसके किसके बीच में रिलेशन है ना। तो आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, है ना, किसके किसके बीच में, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई दूरी, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और फाइनल वेलोसिटी। ओके, है ना, रिलेशनशिप हम किसमें किसमें बता रहे हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर टाइम, है ना, और उसके वेग में। तो पहला इक्वेशन क्या है, देखो, v इक्वल टू u प्लस ए टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, इट गिव्स द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये भी क्वेश्चन आएगा कि पहला इक्वेशन क्या बताता है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेग और समय में संबंध बताता है। सेकेंड लॉ क्या है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s डिस्टेंस हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक गति, t टाइम हो गया, s एक्सीलरेशन हो गया, इट गिव्स पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन, किसी समय में कितना समय दूरी तय चल की, तो दूरी तय की गई दूरी और, है ना, और वेग में रिलेशन स्थापित करता है। और दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन हो गया, है ना। सेकेंड लॉ हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s हो गया डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हो गया, a t हो गया टाइम। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या देगा, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन स्थान और समय में संबंध बताएगा। और तीसरा हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s गिव्स क्या देगा, ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बताएगा। तो ये 3 इक्वेशन पे आपके सारे एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एनडीए हो, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, उन सब के लिए इस पे काफी अच्छे क्वेश्चन हम क्लास में कराते रहेंगे, कराया है हमने, और इसको आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यही अगर हम इक्वेशन को किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए देखें, इफ वी अप्लाई फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इक्वेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो इसमें स्लाइड चेंज कर देंगे, है ना। हम एक्सीलरेशन के जगह पे g कर देंगे, दैट इज एक्सीलरेशन a के जगह पे g कर देंगे, और s डिस्टेंस के जगह पे हम h कर देंगे, बात खत्म है। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करो कि चेंज a विथ g एंड s विथ h, then the equation of motion will become the equation of free falling object। एक्यूरेटली इसी पे क्वेश्चन एनडीए में कई बार आया है, जो हमने बच्चों को कराया है उसी हमारे डायरी में क्वेश्चन भरा रहता है, उसी में से आ जाता है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, पहला फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वल टू h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी जितने हमने प्लस के बच्चों को कराया है उसमें कराया भी है इस पे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एनडीए में आ भी चुका है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, थर्ड लॉ हो जाएगा। बस इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए कि कहाँ अप्लाई करना है। अगर थ्योरी समझ से आएंगे बढ़िया से तभी अप्लाई होगा, ठीक है ना। यू विल गेट बेनिफिटेड मोस्ट। बच्चों ध्यान से सुनो,
That is, it is my experience tell you that you should not bother about the quantity, bother about the quality. Go through the previous year question. UPSC does not demand too much. These all are saying which I am repeatedly saying in your class. आपकी क्लास में मैं हमेशा बताता रहा हूं, 9th 10th के बच्चे से लेके 9th में पहले इसका डेरिवेशन पढ़ना होता था, अब हटा दिया गया है। ये सारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करेगा। अगर ये बच्चे पढ़ लेते हैं उसके बाद बुक उठाएंगे तो उनको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ऐसा टॉपिक बता रहा हूं कि सभी बच्चे 12 करके आते हैं एनडीए में और अच्छे खासे बच्चे होते हैं, 80 85 90 95 नंबर लाते हैं। अभी 3 दिन में रिजल्ट भी आने वाला है, बट दे गेट कंफ्यूज अबाउट द फाइनल पैथ, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट पे यू कितना होता है, भी कितना होता है, जी कितना होता है। मेनी ए टाइम आई फील दैट द आंसर इज वेरी वेग और यदा कदा आंसर आता है, वेरी स्पोरेडिक आंसर आता है, कोई बच्चा आंसर ठीक से नहीं दे पाता है और वो चाहते हैं कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन करें। नो, माय सजेशन इज दैट फर्स्टली यू शुड क्लियर द कंसेप्ट, बेसिक्स क्लियर कीजिए। जैसे इनिशियल वेलोसिटी है ना, एट हाईएस्ट पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। फॉलिंग डाउनवर्ड तो कैपिटल तो स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गोइंग अपवर्ड होता है तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस पे आराम से तुमको सारे लिफ्ट के क्वेश्चन होंगे, कहीं ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं। अगर इस पे आपका कमांड हो गया तो आपको कोई क्वेश्चन होगा आप करेंगे। एट हाईएस्ट पॉइंट देखिए, इसमें सब बच्चे गलती करते हैं, मैं किसी को मैं दोष नहीं ठहरा रहा हूं, बट इट इज द क्रोनिक केस। एट हाईएस्ट पॉइंट यू हमेशा 0 होता है। अगर कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, पूछा जाके ऊपर में, वहां पे यू क्या होगा तो 0, वी कितना होगा 0। अगर हमने कोई चीज फेंका तो ऊपर गई तो रुकी तभी तो आएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइंड इट। एट हाईएस्ट पॉइंट यू 0, वी 0, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये लेना होगा, सारे क्वेश्चन होंगे। और दूसरा बहुत मेजर पॉइंट है कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे में आने में लगता है। इस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन में कराता हूं, बच्चे शायद ही कर पाते हैं, करेंगे बहुत अच्छी बात है। और वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी विद विच इट वाज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, इस पे भी हमने क्वेश्चन दिया है कि जिस वेग से वस्तु ऊपर जाती है उसी वेग से वस्तु नीचे आती है। ठीक है, तो इस पे मैं कभी क्वेश्चन जरूर कराऊंगा आपको। अब ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। दिस इज अतुल सिन्हा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ब्रिंग दिस फिजिक्स टॉपिक स्पेसिफिकली फॉर एनडीए एंड एक्स ग्रुप वाई ग्रुप। अब ओके, आपको सीडीएस में कोई ज्यादा आएगा नहीं आपको न्यूमेरिकल, इसलिए सीडीएस के लिए भी इतना जितना थ्योरी करा दिया गया। सीडीएस सीएपीएफ एफ कैट के लिए एकदम एनफ है। मैं तो क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ कि ले आओ, बच्चे करते हैं कि सारे क्वेश्चन मेरे टॉपिक कराए हुए से आते हैं, कॉपी से आते हैं। आप भी चेक कीजिए, आपके लिए ये होमवर्क है। मेरा लेक्चर अच्छी तरह से देखिए, पसंद आए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्प्रेड इट। ये दिस इज फ्री क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे जो चाहने वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों ने डिमांड किया है, उन्हीं के लिए मैं लेके आया हूँ क्लास में। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ठीक है, अदरवाइज दिस इज सेकेंड टाइम, यू कैन रन इट ऑन योर लैपटॉप मोबाइल और इसको अच्छी तरह से समझिए। If any question arises, then raise before me. This is Atul Sinha, always with you, my loving child students, all aspirants of the NDA, CDS, CAPF, FCAT. अगली वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा। ओके, बाय बाय बच्चों। दिस इज अतुल सिन्हा फ्रॉम अनअकैडमी प्लस कोर्स। आई एम ब्रिंगिंग सो मच स्पेशल कोर्स ऑल्सो। ओके, तो आप इसको लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए। बाय बाय।